दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त अजय आपका रजोलियो स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भारत का संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, मैं 2 भाग पहले इसकी बना चुका हूँ। ये तीसरा भाग है। फर्स्ट भाग के अंदर हमने पूरा देखा था कि भारत का शासन भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है उसकी इतिहास क्या रहा है, उसका क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। बोलते किसी चीज का विषय नॉलेज हो तो हमें थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमें संविधान के बारे में पता तो है, बट उसके इतिहास के बारे में पता नहीं है कि कैसे बना, क्यों बना। तो हम जो हमारे संविधान का इतिहास है अंग्रेजों के काल से कहते हैं, 16वीं शताब्दी से लेके इसका स्टार्ट कहते हैं इतिहासकार द्वारा। तो हम 16वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक का जो काल होता है उसको हम भारत संविधान का इतिहास कहते हैं। तो हम इसको 2 भागों में था। एक था अंग्रेजों का, एक था ईस्ट इंडिया का शासन, दूसरा ताज का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का 16वीं शताब्दी में आती है। हम मोटा मोटा 1774 से इसका स्टार्ट करते हैं, 1773 से लेकर 1858 तक का पहले कालखंड में। दूसरा हम करते हैं 1858 से लेकर जब विद्रोह हुआ था हमारा, और 1947 तक का। 2 भागों में क्या रखा है, परंतु हम थोड़ा लंबा भाग ना हो जाए कि अगर 1-1 घंटे की वीडियो हो जाएगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको 4-5 भागों में आपको मैं करा रहा हूँ इसको, जो अभी हमारा तीसरा भाग है। ये तीसरे भाग के अंदर पढ़ेंगे भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। ये ताज के शासन का तीसरा भाग है। हम संविधान में से कैसे कैसे जो अनुच्छेद थे, कैसे कैसे तुम्हारे कानून बनाए गए, नियम बनाए गए, और क्या बोलते हैं अधिनियम लाए गए थे, वो और संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उनसे ही इनमें जोड़ा गया है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देख सकते दोस्त, नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ अधिनियम कहते हैं। 1852 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम जो आता है भारत का, जब संविधान बनता नहीं है, संविधान बनने से पहले जो नियम बनते हैं, अधिनियम बनते हैं, इन्हीं को बाद में संविधान में जोड़ दिया जाता है। जो देखते क्या क्या ऐसे कुछ बहुत से नियम थे, कुछ महत्वपूर्ण नियम बारे में पढ़ते हैं हम बाकी नियम पढ़ चुके हैं। देखने जाकर नीचे जाकर दोस्तों, नीचे मैंने दोनों वीडियो लिंक मैंने गिर दिया वीडियो के नीचे, जाके क्लिक करके देखे जरूर। बोलते हैं आधा अधूरा ज्ञान विष के सम होता है। मैं पूरा ज्ञान ले और जाके इसको देखते ही तो वो जाके वीडियो देखे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम ताज का शासन पढ़ते हैं 1858 से 1947 तक। हम इसको 2 फर्स्ट भाग में पढ़ चुके। ताज के शासन में ये सेकंड भाग है। सेकंड भाग में स्टार्ट लेकर तीसरा भाग कहेंगे। भाग तीसरा ये 1852 के भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, ये अधिनियम 1852 में आता है। इस अधिनियम की जब आता है, आपको बता दूं मैं आपको, ईस्ट इंडिया का जब भारत पर अंग्रेजों को शासन था, पहले कंपनी का शासन था। फिर 1858 जब विद्रोह होता है, उसके बाद क्या होता है, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश सीधा ताज का शासन बोलते हैं, सीधा ब्रिटेन के महारानी का शासन स्थापित होता है। उसके बाद वहां की संसद में जो कानून पास होते हैं वही भारत पर लागू होते हैं। तो 1852 में ब्रिटेन की संसद में एक कानून बनता है, 1852 का भारत परिषद अधिनियम। ये अधिनियम क्यों आता है, ये अधिनियम की विशेषता क्या थी, 1918 की विशेषता क्या थी, केंद्रीय और प्रांतीय, मतलब केंद्र और राज्य। केंद्रीय सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार, इस मतलब केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई था। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का था। जो केंद्र में और प्रांत जो सरकारी सदस्य थे वो किसके, तो पहले इंग्लैंड के द्वारा संसद थी, उनके द्वारा चुनाव होते थे। वो वायसराय को शक्ति थी, वो सरकारी सदस्य के रहते थे, और इंग्लैंड के संसद से द्वारा चुने जाते थे। परंतु वायसराय का शक्ति थी कि वह कुछ गैर सरकारी सदस्यों को चुन सकता था, किसमें, केंद्रीय प्रांतीय में। तो ऐसे क्या केंद्रीय प्रांतीय में पिछले भागों में बता देखना, इसमें क्या जो वायसराय था वो चुन तो सकता था, मगर क्या इसमें संख्या कम थी। इसके अंदर क्या केंद्र में, प्रांत में क्या थी, सरकारी संख्या ज्यादा थी, सरकारी सदस्य जो थे उनकी संख्या ज्यादा थी। परंतु भारत को जब उन्हें लगा कि अंग्रेजों को भारत के लोगों को भी हमें शामिल कर लेंगे तो हम भारत के लोगों को आसानी से समझ जाएंगे। बोलते नहीं है, अगर हमें किसी का ज्ञान लेना हो, किसी चीज के बारे में जानना हो, तो वहीं के लोगों के बारे में और उसकी चीज के बारे में लोग हमें शामिल हो जाते हैं, तो हम उनको अच्छी तरह जान लेते हैं। ऐसे ही भारत के लोगों, इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, भारत के लोगों को अपने कैबिनेट में शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो भारत के बारे में और अच्छी तरह जान सके और उसी तरह से वो भारत पर शासन कर सके। तो उसने एक ऐसे ही कानून ला गया था जो भारत के लोगों को गैर सदस्यों के रूप में नियुक्त करने लग गए थे। कहाँ पर, केंद्र और प्रांत के अंदर। उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता सकता हूँ, जैसे कि केंद्र के अंदर मंत्रिमंडल होते हैं,
राज्य के अंदर मंत्रिमंडल होते हैं, ये सरकारी है। मगर हम कहें कि अगर प्रधानमंत्री किसी को लगता भी हाँ भाई इस एरिया में कोई मंत्री नहीं है, तो वहां से ऐसे नाम मात्र के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में चुन ले और वहाँ के लोग उस व्यक्ति से वहाँ के लोगों के बारे में जाने और उनका ही भला करे या उन पर अच्छी तरह से उनके ऊपर पकड़ कर सके। तो ऐसे ही क्या था, संसद वायसराय को जो वहाँ की संसद थी, वायसराय को पावर दी थी कि वह गैर सदस्य को नियुक्त कर सकता। और गैर सदस्य दोस्तों कौन होते थे, राजा महाराजा और जमींदार, बहुत बड़े पैसा लोगों को ये गैर सदस्य कर नियुक्त किया जाता था, ना कि गरीब को, किसान को, मजदूर को नहीं होता था। तो देखो आगे बढ़ा, क्या केंद्र और प्रांत में गैर सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत कितना था, सरकारी सदस्य का था। जो 16 थे, जो केंद्र के अंदर 16 थे, तो 16 में से कितना 9 या 8 सरकारी रहेंगे और बाकी 4 से 5 6 गैर सदस्य रहेंगे, गैर सरकारी सदस्य रहेंगे। ऐसी ये अलग अलग थी, प्रांतों में अलग अलग संख्या थी, किसी में 26 थी, किसी में 21 थी, किसी में 22 थी, अलग अलग हिसाब से। जानते जैसे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अलग होती है, हर चीज में जनसंख्या अलग अलग, सीटें अलग है, ऐसे हिसाब से प्रांतों में भी अलग अलग थी, मगर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। दूसरा पॉइंट, विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। तो विधान परिषदों के कार्यों में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। जैसे कि बजट पर बहस करना, बजट पर, हाँ भी पहले क्या था, इससे पहले अगर बजट पर बहस नहीं होती थी, जितने भी वायसराय थे, वायसराय जितने भी काम करते थे, जितने भी वायसराय के जब काम करने वाले सदस्य थे, महासचिव हो गए, सचिव हो गए, और क्या बोलते हैं हमारे जितने भी सरकारी पद थे, उनकी संख्या, उनकी सैलरी और वेतन, उनका खर्चा कहाँ जाता था, भारत की संचित निधि से जाता था। कि पता नहीं कौन पैसा खर्च कर रहा, कि अपॉइंट कौन करता था, इंग्लैंड अपॉइंटमेंट करता, और पैसा कौन देता था, भारत की संचित निधि। ऐसा कि भाई इंग्लैंड आज भारत का राजदूत जाता है, कहीं दूसरे देश में जाता है, तो उसका खर्चा कौन करती है, भारत सरकार, ना कि वहां की सरकार करती है। ऐसे ही इंग्लैंड का वहां, अगर इंग्लैंड नियुक्त कर रही है भारत में, तो उसका खर्चा हम क्यों करें, भारत के लोग खर्च क्यों करें, वहां के लोग। जब बजट में बहस होने लगी, तो इसके जरिए वहां की ये धीरे धीरे वहां के वायसराय के नीचे काम करने वालों, सरकारी पदों पर जितने भी थी सरकार, वेतन खर्च करना होता था, वेतन जितना भी खर्चा था वहां की इंग्लैंड की संचित निधि से होने लग गया। ये बहुत बड़ा फायदा होता है भारत के लिए। और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। किसको, विधान परिषद को कर दिया गया, कार्यपालिका के प्रश्न को उत्तर देने के लिए जवाबदेह बनाया गया। और तीसरा पॉइंट क्या था, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। जैसे बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का होता है, एक जैसे बंगाल के अंदर एक क्या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जैसे कि बोलते हैं ना ड्राइवर एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, जितने बड़े बड़े जो एक तरह संघ कह सकते हैं एसोसिएशन, उसके अंदर इनके कहने पर गैर सरकारी सदस्यों के नामकरण के लिए वायसराय शक्तियों का प्रावधान था। किसके अंदर, जो केंद्र की थी, जो केंद्र के विधान परिषद में बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामकरण के लिए उनमें क्या वायसराय को शक्ति थी कि वह उनके अंदर एक गैर सरकारी सदस्यों के लिए नामांकन कर सकता था। किसके अंदर, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में। समझ रहे हो, ये जो बड़ी एसोसिएशन होती है बंगाल के अंदर की, जिससे बिजनेस एग्जाम्पल देना, होटल की एसोसिएशन होती है, ट्रैवल एसोसिएशन होती थी, आप तो उसमें बिजनेस की एसोसिएशन थी। तो अगर जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना ही वह कमाएगा और उतना ही वह व्यापार करके हमें किसी देश को अमीर बनाएगा और वहाँ की गरीबी मिटेगी और होगी। जिसके कारण वहाँ के वायसराय ने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंदर अपने सदस्य नियुक्त करने की उसके अंदर पावर थी। भाई अगर हमारा सदस्य किसी भी संघ में होगा तो हमारी पावर मौजूद होगी ना। तो इस वायसराय की क्या शक्ति थी, वह चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंदर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था, शक्ति का प्रावधान तक करने का। और चौथे, प्रांतीय विधान परिषद में, दोस्तों प्रांतीय राज्य में, सेंटर में तो भैया वायसराय ऊपर था और गवर्नर नीचे था, राज्यपाल राष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो गया इंडिया के अंदर। ऐसे ही उस टाइम राज्यपाल, राष्ट्रपति कौन था, वायसराय, और राज्यपाल कौन था, गवर्नर। प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। दोस्तों नियुक्ति करने की शक्ति, अगर ये जितने भी संघ कहते थे कि भैया ये हमारे कि हम एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में इसमें नियुक्त कर दो, इन जितने भी ये नगर पालिका विश्वविद्यालय हैं इनके अंदर इनकी सिफारिश पर गवर्नर को शक्ति थी कि इसके अंदर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था।
ये 1852 का भारत परिषद अधिनियम का एक्ट था, अधिनियम था, जिस द्वारा इसकी नेक्स्ट देखते हैं क्या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दूसरे अधिनियम आता है, इसकी कुछ महत्व विशेषताएं थी। इस अधिनियम को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। देखते हैं क्या अधिनियम की विशेषता क्या थी जब आया था। इसकी विशेषता, इसने केंद्रीय प्रांत के अंदर, इसने केंद्रीय प्रांत के अंदर और अधिक विस्तार कर दिया। पहले विस्तार था ही, पहले जहाँ 15 थी वो 16 कर दी थी, और सिर्फ 16 थी और इसको 60 कर दिया। क्या कर दिया? एकदम बहुत बड़े आकार में विस्तार कर दिया इसके अधिनियम के बाद, कि भारत के लोगों को और ज्यादा उनको जोड़ना स्टार्ट कर दिया लोग अंग्रेजों ने, कि भारत के लोग जितना अपने आप से जोड़ेंगे उतना ही भारत के लोग आसानी से समझ पाएंगे और उस पर शासन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, और इसने केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि कर दी, बहुत बड़ी। जिसकी केंद्रीय संख्या को केंद्र की क्या, जो केंद्र की संख्या थी विधान परिषदों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। और प्रांत में संख्या एक समान नहीं थी, किसी में 56 थी, 57 थी। एग्जाम्पल बताऊंगा, इसमें नहीं बताया था, तो अलग अलग थी। दूसरे का, इसमें केंद्र और विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत, इसमें क्या, इसमें दूसरा पॉइंट क्या गया था इसके अंदर, जो केंद्र की विधान परिषद थी उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत था। उसमें क्या था, सरकारी सदस्यों का बहुमत था, परंतु प्रांत के अंदर ये सरकारी सदस्यों का बहुमत न होकर सीधा क्या कर, गैर सरकारी सदस्यों बहुमत की अनुमति प्रदान कर दी। अब ये गैर सरकारी सदस्यों की अनुमति भी बहुमत की अनुमति प्रदान कर दी किसका, प्रांत के अंदर। और तीसरा, दूसरा क्या था, प्रांत के अंदर क्या, गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति प्रदान कर दी गई। तीसरा, दोनों स्तर पर, दोनों मतलब विधान परिषद और केंद्रीय परिषद, तो केंद्रीय प्रांतीय दोनों विधान परिषदों पर दायरा बढ़ाया गया। क्या, दोनों कार्य के दायरा से दोनों स्तर पर विधान परिषद के कार्यों का विधान का दायरा बढ़ाया गया। कार्य था, कार्य का, दोनों स्तरों के विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। उदाहरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछना। दोस्तों, अनुपूरक प्रश्न क्या था, जैसे कि केंद्र में बैठे हैं, क्या केंद्रीय मंत्री बैठे थे, तो संसद प्रश्न पूछते हैं ना, भी आपने ये काम करा, तो वो एक दिन पहले देने पड़ते हैं, 1 या 2 दिन पहले देने पड़ते हैं, कि हम आपसे इस पे ये प्रश्न पूछेंगे। किसको, स्पीकर को देने पड़ता है, स्पीकर उनको देता है यहाँ पे सवाल। तो भैया उन पे जो उनका आंसर देते हैं ना, तो उन आंसर को, जो आंसर पूछते हैं द्वारा क्वेश्चन को, उस आंसर में क्वेश्चन पूछता भी, हाँ ऐसा क्यों, अच्छा इसलिए, और ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ये क्या होते हैं, अनुपूरक प्रश्न, मतलब उत्तर के ऊपर ही आंसर दे देना, इन्हें कहते हैं अनुपूरक प्रश्न पूछना। तो ये इसकी पहले बनाती, परंतु अभी बजट क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। उदाहरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछना किसमें, केंद्र में, और बजट पर संकल्प रखना, मतलब बजट पर और अधिक संकल्प पर बात करना और अधिक विस्तार से बात करना, चर्चा करना। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। पहली बार था किसी भारतीय को गवर्नर और वायसराय की जो थी, वायसराय के साथ एक एसोसिएशन, मतलब एक संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। पहले व्यक्ति कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले वायसराय कार्य परिषद के, विधान परिषद के सदस्य थे, जो विधि कानून सॉरी जो विधि सदस्य थे। कौन थे, विधि मतलब कानूनी सदस्य थे, कानूनी जानकार सदस्य थे। ये कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। दोस्तों, इस 1909 के एक्ट को हम एक नाम से जानते हैं। 1909 के एक्ट को एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, कई बार 2 बार पूछा गया है, कि मॉन मिंटो एक्ट कौन से एक्ट को कहते हैं 1909 को, कौन से, मॉन मिंटो एक्ट है ना, मोल मिंटो एक्ट। मोल जो थे भारत के राज्य सचिव थे उस समय 1909 में, और मिंटो भारत के वायसराय थे। इसमें एक्ट को मोल मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दिया पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, ये बता दिया है। दोस्तों से 5 पॉइंट करता, 5 पॉइंट दोस्तों में बताते मुझे बहुत दुख होता है। 1919 को सबसे बड़ी बुराई इसके अंदर यही लगी मुझे। 1909 के जो एक्ट था, अधिनियम था, उसमें सबसे बड़ी दर्दनाक और भारत के को हमेशा अलग कर देने वाली एक एक्ट यही कहलाता है 1909 का एक्ट। दोस्तों, इस अधिनियम ने पूरे हमारे भारतीय समुदाय की जितनी एकता थी भंग कर दी। ये था 5 पॉइंट। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रावधान कर दिया। क्या, मुस्लिमों को लिए अलग, मतलब धर्म के आधार पर क्या कर दिया, हमें लोगों को बांट दिया। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब कि
जो मुसलमान जो प्रतिनिधि होगा तो मुसलमान ही लोग वोट कर सकते हैं, ना कि अदर कास्ट वोट कर सकती है। ये सबसे बुरा एक्ट मानता हूँ चीज को मैं। आज होता तो हमारे देश में कितनी विभिन्नता थी, इसमें एकता थी, मगर इस एक्ट ने हमारी सब में विभिन्नता में एकदम दरार पैदा कर दी। ये पर्सनली मुझे ये एक्ट बहुत बुरा लगता है, खासकर ये 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इस एक्ट के आने के बाद ये जो बाकी कमियां थी तो धीरे धीरे सब और दूर होती गई। इसका बहुत विरोध हुआ, परंतु कांग्रेस ने विरोध तो करा, परंतु हो नहीं पाया कि लोगों को, मुसलमानों को उसने खुश करने के लिए एक लाया गया था, जिन्ना को खासकर 1977 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसको खुश करने के लिए एक लाया गया था कि अब लगा कि मुस्लिम, अब अंग्रेजों को लगा कि भारत के लोग खुश नहीं हो रहे, तो आप इसका भारत के लोगों को बांट के इनमें शासन किया जाए। कि भारत के लोगों को इतना प्रतिनिधित्व देने के बाद भी कांग्रेस अपने एक अलग सत्ता की मांग करी थी। क्या करती है, अलग स्वायत्तता की मांग करी थी कि हमें अलग स्वायत्तता दी जाए, परंतु अंग्रेज नहीं दे रहे थे। और भारत के लोग खुश करने के लिए और जनसंख्या बढ़ाई जाती है सदस्य के रूप में, परंतु कांग्रेस खुश नहीं होती। कांग्रेस का कहना था कि हमें अलग स्वतंत्रता की मांग दो, हमें अलग अपने देश में अलग स्वतंत्रता दो, जिस कारण उनको खुश करने के लिए, मुसलमानों को दाल पैदा करने के लिए एक लाया गया ये। और इसमें क्या करें, निर्वाचन अलग कर दिया गया। ऐसे ही इसने छठे पॉइंट का, इसने प्रेसिडेंसी और आगे जाके दोस्तों ये और आगे बढ़ता है, सिखों के अलग नहीं कर देते हैं, इधर अलग करते लेते हैं, वो आगे अब देखते हैं। छठा पॉइंट क्या था, इसने प्रेसिडेंसी कोऑपरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब इसमें देखो, इस प्रेसिडेंसी कोऑपरेशन जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर अलग उनका प्रतिनिधित्व होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अलग प्रतिनिधित्व होगा, विश्वविद्यालय अलग होएगा, जमींदारों के लिए अलग होएगा, सबके लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की उन्होंने प्रावधान किया गया इस एक्ट के अंदर, जो बहुत बड़ा कह सकते हैं बंटवारा था एक तरह से। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस कारण में वीडियो हमारी समाप्त होती है कि ये पूरा खत्म हो चुका है। एक और भाग आएगा चौथा, उसका जरूर देखें। इस 3-4 दिन में ये भाग में आपको इसमें गेड़ दूंगा, नीचे वीडियो में आ जाने वाला है, कृपया जाकर जरूर देखें। और नीचे आज मैंने इसके वीडियो में लिंक में दे भी दूंगा बना के, जल्दीबाजी में एक साथ अपलोड कर सकता हूँ। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, छोटी छोटी करनी पड़ती है दोस्तों, कि आपको जानने में इंटरेस्ट आएगा। लंबी वीडियो बोलते हो, आप बोलते हो लंबी वीडियो बहुत हो गई है, छोटी बना करो। तो छोटी वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है, फिर थोड़ा सा पार्ट्स ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं चौथा पार्ट इसका बनाऊंगा, उसमें सब लास्ट हो, सब इसमें कवर हो जाए जितना भी होगा। तो आपको देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे आशा कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। और जो कोई प्रॉब्लम हो, जो किसी को अलग वीडियो बनानी हो किसी भी बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुल है, उसमें आप बता सकते हैं कौन सी वीडियो। और जो आपको कोई भी लगती है कोई दिक्कत भाई से, तो वो भी कमेंट बॉक्स खुल बताएं, उसको मैं दूर करूंगा मैं, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली हो। मैं आपकी बात सुन के इस चैनल को आगे ले जाना चाहता हूँ। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।